Namaste, Rajat ji. Welcome to the show. It's a pleasure having you today with us. Namaste and good morning, Kishan ji. Good to see you on screen today. Sure. Rajat ji, before we start, I would like to know, आपने MNCs में काम किया था and after that you founded R Constellation, a real estate company. तो what sparked you? क्या ऐसे हुआ कि आपको लगा कि MNCs का काम छोड़कर ये काम करना है? See, basically, I had worked with कई सारी MNCs के साथ, कई सारी तो नहीं, मेजरली 2 MNCs के साथ काम किया. एक थी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी थी एकॉन रेलिगेयर, जो कि दोनों फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर में है. तो नेचुरली एक बार करीबन 12 साल का अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस उन कंपनीज के साथ हुआ. तो एक टिपिकल फॉर्मेट होता है जहाँ पे वन वांट्स टू स्टार्ट अप ऑन देयर ओन. तो उस फॉर्मेट में का कुछ स्टार्ट करने के लिए the decision of jumping into the sea and swimming on my own. So that was the idea, and इसीलिए basically started off अपने business के साथ. But ये didn't you feel that was very risky? Because क्या होता है कि जॉब में हर पहली तारीख को पेचेक आ जाता है, you are not bothered about your expenses. और बिजनेस में वो भी रियल एस्टेट की बिजनेस which is very very kind of it's not a regular one. आपको रेगुलर पैसा नहीं मिलता है. So didn't you think about this? Didn't this thought cross you? In a way good कि ये thought cross नहीं किया, वरना शायद मैं यहाँ नहीं होता. But actually क्या था, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया था फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कि ऑलमोस्ट एक एसेट मैनेजमेंट टाइप का ही प्रोफाइल होता है. तो ये तो मालूम था कि टीम्स हैंडल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं. आइडिया था कि किसी भी नए सेक्टर में जाके रिसर्च कर सकते हैं. और एक्चुअली ये था कि रियल एस्टेट सेक्टर उस टाइम पे जो मैंने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप था. बिकॉज जब हम MNCs में काम कर रहे थे तो एक अलग ही लेवल का कस्टमर सर्विस और एक अलग ही लेवल का ट्रेनिंग और अलग ही लेवल का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता था MNCs में, जो अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट सेक्टर इतना पुराने होते हुए स्टार्टिंग से है रियल एस्टेट सेक्टर, इस सेक्टर में उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं था. सो वो जो गैप नजर आया कि यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी है, तो आई थॉट कि शायद हम लोग उस गैप में ऑपरेट कर पाएंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में दे पाएंगे. एक्चुअली वजह रियल एस्टेट में आने की यही थी. थोड़ा रुझाव था रियल एस्टेट की तरफ, क्योंकि जब काम कर रहे थे तो साइड में यही करा करते थे, अपने लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढा करते थे, रियल एस्टेट ढूंढा करते थे. तो उस कहते हैं ना, वो थोड़ा सा एक रिसर्च का ऑलरेडी एक सिनेरियो तो था पहले से. जब वर्क कर रहे थे तब भी हम लोग रियल एस्टेट भी देखा करते थे, अपने लिए सर्च किया करते. तो थोड़ा सा रुझान था उस तरफ, एंड इसीलिए जब बारी आई कुछ अपना स्टार्ट करने की, तो लगा ये सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, अपने लिए भी इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न कमाएंगे और दूसरों के लिए भी इन्वेस्ट कराएंगे. सो दैट वाज द आइडिया. तो रजत जी, आप जैसे 2010 में आपने अपनी फर्म फाउंड की और आपने अपना काम शुरू किया. इट्स 2025, करीबन 15 साल हो गए. आपको क्या लगता है कि किस तरह शिफ्ट हुआ है ये बिजनेस तब से आज तक? सी डेफिनेटली जिस इंटेंशन से हम आए थे इस बिजनेस में कि इसको प्रोफेशनलाइज करना है, यहाँ पे नीड एनालिसिस के बेसिस पे क्लाइंट्स को सर्व करना है, डेवलपर्स को भी गाइड करना है कि कौन से राइट प्रोडक्ट्स और किस प्राइसिंग पे लॉन्च करने चाहिए और कहाँ करने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें ओवर द 15 ईयर्स मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक अडेप्ट होनी शुरू हो गई हैं. सो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है. हमने देखा है कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेवलपर्स भी अभी मार्केट में आ गए हैं, हु आर अवेयर ऑफ द न्यू थिंग्स विच आर गोइंग ऑन नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया के बाहर भी. सो काफ़ी अडेप्टिव है और बायर्स भी बहुत ज़्यादा अभी एजुकेटेड हो गए हैं. तो आज बायर को आप अगर अच्छे से उनकी नीड समझ के उनको राइट प्रॉपर्टी नहीं दिलवाएंगे तो वो आपके साथ नहीं आने वाले हैं. तो अच्छी बात यह है कि जो एक कम है वो पूरा तैयार हो रहा है. एंड आई मस्ट से इस इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल रियल्टर्स का भी आता है, जो हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं मार्केट में. क्योंकि आज रेरा आने के बाद स्पेशली चैनल पार्टनर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, रियल्टर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, वो बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड हो गए हैं और इस बिजनेस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं. एंड क्योंकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए मेक श्योर कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए. सो होलिस्टिकली अगर आप देखें
तो क्लाइंट इज वे मोर एजुकेटेड, वे मोर स्मार्टर, Yeah. बिल्डर्स हैव एक्सेप्टेड दिस एंड आर मेकिंग प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से, और बीच में रियल्टर्स जो है वो बहुत ही बढ़िया एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बायर्स एंड बिल्डर्स के बीच में. सो एक बहुत अच्छा चेंज आया, ये है इम्प्रूवमेंट का फर्क. मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले ये होता था कि इवन क्लाइंट्स वुड से कि आपको यार 2% किस चीज़ का देना है. कई ब्रोकर्स जो होते थे या रियल्टर्स होते थे, उनका काम ये था कि दो लोगों को मिला दो और अपना ट्रांजैक्शन वो खुद ही कर लेंगे. दे वुड नॉट टेक एनी एफर्ट टू ब्रिज दैट गैप और डू द ट्रांजैक्शंस. लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, अब अच्छे ढंग से पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है इसके से. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली. एंड हकीकत तो ये है कि अच्छी डील्स, अच्छे ऑफर्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज बेसिकली रियल्टर्स के थ्रू ही मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्डर्स कान प्रमोट एवरीथिंग ऑनलाइन और एवरीथिंग ऑन होर्डिंग. सो अच्छी जो डील्स है वो अपने रियल्टर्स के थ्रू ही मिल रही है मार्केट में, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट एंड पीपल आर गोइंग. मुझे और एक बात याद आती है, जैसे हम मुंबई इज ऑलवेज बीन ए मार्केट विच इज बैक्ड बाय ब्रोकर्स, रियल्टर्स. तो वहाँ ये बोला जाता है कि कभी भी अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन कोई चांस वाला चाहिए तो हर डेवलपर के अपने एक 5-10 ब्रोकर्स का सेट होता है. 10-20 ब्रोकर्स का स्केल बढ़ गया है, तो आपको उन्हीं के साथ कनेक्ट करने से आपको उस बिल्डर का कुछ प्रोडक्ट चांस में मिल जाएगा. या अगर कभी बिल्डर को पैसा रेज करने की जरूरत होती है तो he would not tell the world कि मैं कुछ प्रोडक्ट कम रेट में बेचना चाहता हूँ. He would only talk to his advisors, his realtors जो उसके साथ कनेक्टेड है, और वो उतना उनको भाई 20 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए, जो चाहिए उनको वो उतना पैसा अरेंज कर देंगे कुछ शॉर्ट सेल करके. अब ये मैं ये कह रहा हूँ पुणे में भी हो रहा है. पुणे में भी हो रहा है. सी वैल्यू ऑफ टाइम. बट अभी क्या है, बॉम्बे और दिल्ली जब आप देखते थे, बॉम्बे और दिल्ली में लोगों के पास उतना टाइम नहीं है टू गो आउट एंड सर्च फॉर प्रॉपर्टीज देमसेल्फ. वो हर वीकेंड पे उठ के 50 प्रॉपर्टी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months नहीं देख सकते. सो इफ दे हैव डिसाइडेड दे हैव टू बाय प्रॉपर्टी, बी इट फॉर द एंड यूज के लिए या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको मालूम है किस सोर्स के पास जाना है जो उनको राइट प्रॉपर्टी दिला, और कल को इस प्रॉपर्टी को मैनेज कर देंगे, और आगे को इस प्रॉपर्टी को अगर आपको कल को रीसेल भी करना है तो उसमें भी सपोर्ट कर. तो अभी एक तरीके का अनसेड रूल हो गया, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे अब फैमिली रियल्टर्स लग गए हैं. आपसे ज्यादा जानता है बिकॉज यू हैव, आपका तो 30 साल से ऊपर के जिस लाइन में. हाँ, तो मैंने काफ़ी ट्रांजेक्शन्स देखे हैं अलग अलग. जब वहीयों में लिखते थे इन्वेंट्री, तब से लेकर फिर कंप्यूटर के अपने हमने सॉफ्टवेयर बनाए थे इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए, मैच करने के लिए. फिर उसके बाद में पोर्टल्स आई, मैजिक ब्रिक्स और इंडिया प्रॉपर्टीज वाज द फर्स्ट वन टू बिगिन. उसके बाद में दीज पीपल फॉलोड द ट्रेल, और आज वी सीइंग दैट यंगस्टर्स काफ़ी आगे निकल गए और काफ़ी बड़े स्केल पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं. रजत जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने एमएनसीज का आपका बड़ा अनुभव रहा है. सो कमिंग फ्रॉम देयर, ये फील्ड वाज एब्सोल्युटली अनऑर्गेनाइज्ड. तो आप कौन सी चीज़ें आपको यहाँ ज़्यादा हेल्प हुई, वहाँ के एक्सपीरियंस का क्या आपको यहाँ हेल्प हुई या मदद हुई? एक्चुअली एवरीथिंग, सभी चीज में हेल्प मिली. बिकॉज जैसे आपने बोला ऑर्गेनाइज नहीं थी यह सेक्टर, तो जब लोगों को दिखा कि कोई आया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसका जो रिस्पॉन्स था और जो रिसेप्टिवनेस थी वो बहुत ही अच्छी थी. आई मीन जब हम डेवलप के जब पास जाते थे तो वो भी यही बोलते थे कि इसी चीज की हमें इंतजार था कि कब कोई आएगा और इसको प्रोफेशनलाइज करेगा. जब हम क्लाइंट के पास जाते थे तो वो भी यही बोलते थे कि भाई वी आर यूज्ड टू सो मच ऑफ गुड सर्विस व्हेन वी गो टू आवर बैंकिंग और अदर इन्वेस्टमेंट्स, एंड रियल एस्टेट में वो सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो उनको भी मिलने लग गई. सो रिसेप्टिवनेस बहुत अच्छी थी. एंड अच्छी बात ये थी कि जैसे मैंने अपना मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है अहमदाबाद से, तो वहाँ स्ट्रैटेजी और कुछ मेथड्स बेसिकली सिखाए जाते हैं, और ये सिखाया जाता है कि एक चीज को 100 ढंग से किया जा सकता है, और 100 के 100 ढंग करेक्ट. तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने राइट ढंग आपकी उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपने एक चूज करना है और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है. एक बार आप वो करने लग जाते हैं, आप भी डेवलप करते हैं और आपकी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलप होने के लिए. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज मिला एमएनसीज में काम करने का भी, बिकॉज वहां पे भी यही था, कस्टमर वॉज द किंग, एंड यहाँ पे भी कस्टमर इज द किंग. एंड कस्टमर यहाँ हमारे 2 हैं, हमारे कस्टमर यहाँ पे इनफैक्ट 3 है. हमारे कस्टमर, हमारी जो कंपनी है उसके लिए बायर्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं और रियल्टर्स भी हैं. सो तीनों हमारे कस्टमर्स हैं. सो तीनों के साथ एक अच्छे, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा हर एक का एक SOP, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जिसको फॉलो करके
हर एक को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में उनके साथ काम करना, यही हमारी कोशिश है। एंड इट्स वर्किंग, हमारे लिए नहीं, हमारे जैसे और बहुत सारे आप भी उन सबको जानते हैं, बहुत सारे रियल्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मार्केट में और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन डेवलपिंग दी सेक्टर एज सच। रजत जी, जब आपने शुरू किया था 2010 में अपनी फर्म चालू की थी, तो आपके कुछ गोल्स रहे होंगे। आपने डेफिनेटली यू वुड हैव डिसाइडेड कि अरे ये लेवल पे तो मुझे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पहुंचना है। सो व्हाट वाज दैट, और क्या हर्डल्स आई आपको उसको पार करने के लिए? मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं और कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं, यार कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ें, ये काम करें। सो यू नो दिस विल बी एन हैंड होल्डिंग फॉर देम। करेक्ट। तो ऑब्वियसली जब ये फील्ड में एंटर हुए तो प्लान यही था कि कुछ बड़ा करना है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस थोड़े बहुत लेवल तक पहुंच भी गए ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स टाइम। जर्नी ओवरऑल बोलूँगा तो काफ़ी स्मूथ गई, बिकॉज हमने एक जो चैलेंज था उसी को अपॉर्चुनिटी माना, और उसको अपॉर्चुनिटी मान के उसको बेसिकली इन अ वे अपॉर्चुनिटी मान के उसी में से हमने बिजनेस निकालने की कोशिश की। तो जो जो चैलेंजेस थे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी थे, बट जस्ट फॉर दी हेल्प ऑफ एनीबडी जो अब इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो चैलेंजेस आज की तारीख की बात करूंगा, हमारे टाइम पे तो सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमने शुरू किया तो रिसेप्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी। फैक्ट है, इतनी ज़्यादा रिसेप्टिवनेस नहीं थी। हम जब गए तो हम लोग सूट पहन के गए, तो लेटर की पेपर न्यूज टू सी कि ये कौन आ गए, मतलब ये भाई ये कहीं कोई म्यूचुअल फंड बेचने तो नहीं आ गए या कोई बड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट लेने तो नहीं आ गए। सो इट्स टुक अस सम मंथ्स टाइम टू शेड ऑल आवर सूट्स एंड कम टू उस टाइम की बात करें, अब तो हम वापस सूट में आ गए, लेकिन तब भी शेड आवर सूट्स एंड कम बैक टू जो देश और बेस वाली बात हो गई थी कि भाई जहाँ जैसा चलता है वैसे वहाँ चलाओ। तो वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू मीट डेवलपर्स, वी यूज्ड टू मीट क्लाइंट्स। अच्छी बात ये थी कि हमने एक बहुत बड़ी टीम अपने नीचे बनाई और उस टीम को अच्छे से ट्रेन किया, और टीम को ट्रेन जो किया वो जो हमारे एमएनसी कल्चर की ट्रेनिंग होती थी उसी बेसिस पे किया। तो एक प्रोफेशनल टीम क्रिएट हो गई एंड एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बिजनेस टर्न होने लगा उसकी वजह से। एंड फिर बेसिकली एक ग्रोथ पैटर्न होता ही है, जब आप काट लेते हैं एक इंडस्ट्री में तो आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ वेयर ऑल आपका कहाँ केक पड़ा हुआ है। तो फिर आप मूव करने लगते हैं फ्रॉम रिटेल सेल्स, आप मूव करते हैं मैंडेट की तरफ, फिर आप मूव करते हैं सीपी एग्रीगेशन की तरफ। सो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, और मैं सजेस्ट भी ये करूँगा अपने फेलो पीपल को जो इस बिजनेस में है कि प्लीज़ थोड़े थोड़े टाइम बाद देखते रहिए कि मार्केट में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से प्लीज अडेप्ट टू दोज चेंजेस एंड ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स। बिकॉज एक ही चीज अगर हम करते रहेंगे तो स्टैग्नेशन आ जाएगा, एंड नया जनरेशन आके इट विल टेक वन ओवर फॉर श्योर। तो टाइम as they say, change is inevitable. Either you evolve or you perish. बिल्कुल। और जैसे हमने चैलेंजेस मेन तो वही थे जो सबको आए थे, बिकॉज इन 15 साल में वी सॉ ऑल दी सुनामीज दैट वुड हैव कम, बी इट डिमोनेटाइजेशन, बी इट जीएसटी, बी इट योर द पैंडेमिक, ये तीनों चीजें ही आई और बीच में छोटे मोटे रिसेशन भी आए। बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में आते हो। हम जिस सेक्टर से आते थे, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सेक्टर इस सेक्टर से बहुत ज्यादा, बिकॉज वहां जो प्रोडक्ट बेचते थे वो पुश प्रोडक्ट बेचा करते थे, यहाँ पे द प्रोडक्ट वाज अ नीड प्रोडक्ट। सो हमें एक्चुअली बोलूं तो काफी हद तक एक रिलीफ मिला कि भाई हम ऐसे सेक्टर में आ गए हैं जहां हमें किसी के ऊपर कोई चीज देनी नहीं पड़ रही है उसको कुछ चाहिए इसलिए हम उसको दे रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था, तो एक प्रेजेंट चेंज था लकीली फॉर मी। सो रजत जी, लेट्स कम टू द प्रेजेंट। आपके पास स्टैटिस्टिक्स डेटा काफ़ी होती है, आप अपने कंपनी के लिए भी करते रहते हैं। आपका क्या असेसमेंट है पुणे मार्केट का इस वक्त, और किस तरह ये आगे ग्रो हो रहा है? पुणे मार्केट अगर आप देखेंगे तो पुणे मार्केट अनडाउटेडली पुणे मार्केट की फेजेस थे। पहला फेज था जब लेट्स से अराउंड 97-98 में जब 7 लाख की पॉपुलेशन थी, टू लेट्स से अबाउट 3-4 इयर्स 2020, 21, 22 तक जब पॉपुलेशन में भी 75 लाख तक पहुंच गई। तो अभी तक का जो ग्रोथ हो रहा था वो मैसिव ग्रोथ हो रहा था बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन इन्फ्लक्स।
तो अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ जाएगी तो वहां घरों की कमी नहीं वाली है, जिस वजह से वहां पे नया कंस्ट्रक्शन आएगा ही आएगा, एक्सपेंशन होएगा ही होएगा, कीमतें भी बढ़ेंगी और रेंटल वैल्यूज भी बढ़ेंगी। तो अभी तक जो पूना देखा, लेट्स से टिल अबाउट द लास्ट 2 years, वो बेसिकली ग्रोथ आया है प्योरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, क्योंकि सिटी ग्रो कर रही थी, आईटी सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी था, क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छा था, सब लोग पुणे की तरफ आ रहे थे, एक नई सिटी ग्रो कर रही है, मे बी फ्यूचर में एक नया मेट्रोपॉलिटन ग्रो कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन से। बट अब अगर आप रियल एस्टेट को रियली अगर आप उसकी साइंस को समझे, तो अभी तक का जो ग्रोथ था ना, वो रियल एस्टेट की साइंस की वजह से नहीं था, अब तक का ग्रोथ था बिकॉज इतने सारे लोग आ रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे ग्रोथ यहीं भी हो रहा था। मतलब हमारी कहावत थी आज से 8-10 साल पहले कि आप अगर एक पत्थर उठा के फेंकेंगे और वो किसी भी जमीन पे गिरेगा, तो उस जमीन को आप खरीद लीजिए, आपको अच्छा रिटर्न जरूर आएगा। एक 10-15 साल पहले यही कहावत थी कि आप कहीं भी फेंक दीजिए पुणे में पत्थर, जो जमीन पे गिरे उसको खरीद लीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न, बिकॉज देयर वाज नो बेसिक साइंस टू इट। अब न्यूज ये कि किसी भी बड़ी सिटी की तरह अब पहली बार ऐसा सिचुएशन है जब पुणे की ग्रोथ के लिए एक लेजिटिमेट साइंस है, और वो साइंस क्या है? वो साइंस है कि नंबर 1, यहां पे आपका मेट्रो फेजेस में तैयार हो रहा है, यहां पे रिंग रोड का काम चालू हो गया है, यहां पे एयरपोर्ट आने की अब काफी हद तक उम्मीद बन चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो 3 ड्राइवर्स जिनको ग्रोथ ड्राइवर्स बोलते हैं, वो तीनों ग्रोथ ड्राइवर अब एक्चुअली शुरू हुए। सो अब जो पुणे का ग्रोथ होगा, हो सकता है पुणे का ग्रोथ अब ऐसा ना हो कि 75 लाख से 1.5 करोड़ लोग हो गए अगले 10-15 सालों, हो सकता है ना हो। एस्टिमेट इज दैट 1.5 लाख लोग आएंगे पुणे में, सेटल होंगे हर साल, तो अब पॉपुलेशन एक्सपेंशन उतना ज्यादा शायद ना हो, लेकिन बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सिटी अब आप कह सकते हैं कि शोल्डर टू शोल्डर ऑपरेट करने लगेगी विद द बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एंड उसकी वजह से अब आपका ग्रोथ आने लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि तभी ये वजह है कि आज से कुछ साल पहले ही नेशनल लेवल प्लेयर्स जो रियल एस्टेट में है वो पुणे में आ गए, अब आए जाके दे टुक 20 years 20 साल उन्होंने जो हो रहा है होने दिया। 20 साल के बाद जब उन्हें समझ आया अब यहाँ राइट इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी शुरू हो रही है, बनना शुरू हो रहा है, अब टाइम है यहाँ पे एंटर करने का। तो अब आप देखेंगे कि पुणे का आने वाले 10 सालों में बड़े से बड़े डेवलपर्स, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ, हाई राइजेस के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स के साथ यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं और आगे हो भी जाएंगे। तो यहाँ का स्काईलाइन बदलने वाला है बिल्कुल, और अब ये सिटी प्रॉपर ग्रोथ पैरामीटर्स की वजह से बढ़ेगी डेफिनेटली। सो रवि, आपके हिसाब से विच आर द माइक्रो मार्केट्स जो बहुत प्रॉमिसिंग है, जहाँ इन्वेस्टर्स या जो रहने वाले हैं उनको सुख सुविधा सारी मिल जाएगी, और क्या प्राइस रेंजेस है वहाँ पर जो एप्रिसिएशन होने वाली, जहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाली जगह है? बिल्कुल। सी आपका ये जो सवाल है इसको मैं 2 भाग में बेसिकली डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज आपने वर्ड यूज किया इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अनडाउटेडली कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक तरीके का सीबीडी क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे वो लोकेशंस डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप होता है, बहुत सारे लोग वहाँ काम करने आते हैं, तो कल को एप्रिसिएशन भी मिलता है और रेंटल इनकम भी काफी हाई मिलती है। तो अगर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पल पुणे को अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो आज एक्टिविटी हो रही है कमर्शियल, वो एक्टिविटी खराड़ी में हो रही है। सो आपका खराड़ी लोकेशन अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। खराड़ी क्योंकि एक अच्छे प्राइसिंग पे पहुंच चुका है, तो रिटर्न लेने के लिए अपर खराड़ी वुड बी अ गुड लोकेशन जहाँ पे रिटर्न अच्छा आएगा। और आने वाले दिनों में वंस अ ब्रिज इज मेड बिटवीन खराड़ी एंड केशव नगर, तो केशव नगर भी खराड़ी का सीन ले लेगा, मतलब दे विल बी लाइक 2 brothers next to each other. So east of Pune में these locations are pretty decent from investment point of view. इसी ईस्ट साइड ऑफ पुणे में एक लोकेशन जो प्रीमियम है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा आएगा और लोगों को एक प्रीमियम लोकेशन रहने को मिलेगी, वो व्हाट आई फील इज द मुंडवा बेल्ट, बिकॉज मुंडवा बेल्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। उसको लिटरली बीकेसी बुला रहे हैं पुणे का, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग। पहली बात ये कि कोरेगांव पार्क का वो एक्सटेंशन है, तो पुणे 1 का ही एक्सटेंशन है, एंड वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ मेन रोड पे आगे तक, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रीमियम क्वालिटी का रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी।
अभी आप बात देखेंगे वहाँ 3-4-5 BHK कैटेगरी आ रही है। तो ये एक एरिया जो कोरेगांव पार्क होल्ड करा करता था ईस्ट ऑफ पुणे में, जो एक मतलब नाम था कोरेगांव पार्क का, ये अब को मिलने ही वाला है डेफिनेटली। आने वाले 5 से 7 सालों में आप देखेंगे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। तो ईस्ट पुणे में आई वुड से खराड़ी, मुंडवा एंड लेटर ऑन मे बी केशव नगर ऑल्सो। खराड़ी में भी मैं बोलूंगा अपर खराड़ी समथिंग विच इज गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज आज रेट्स वहां पे स्टिल ऐसे हैं कि एप्रिसिएशन मिलने का स्कोप है। वेस्टर्न साइड ऑफ पुणे अगेन आप अगर देखें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है कमर्शियल, एक तो हिंजेवाड़ी में हो रही है, बट हिंजेवाड़ी बहुत वास्ट है। हिंजेवाड़ी में फेज 1 भी है, 2 है, 3 है, इट्स प्रीटी वास्ट। सो वास्टनेस की वजह से बहुत प्रीमियम लोकेशन नहीं बनेगा, लेकिन मास लोकेशन जरूर बन जाएगा। तो हिंजेवाड़ी इज वन लोकेशन वेयर लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, IT कंपनीज, तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। और क्योंकि पुणे की तरफ अगर आप हिंजेवाड़ी से कनेक्टिविटी देखें तो पुणे की तरफ जो अच्छी लोकेशंस आती हैं वो आती है आपकी बालेर आता है, बालेवाड़ी आता है, जहाँ लोग पुणे से भी थोड़ा कनेक्टेड हो जाते हैं। हिंजेवाड़ी वन पार्ट ऑफ द टाउन ओनली। सो कई लोगों को होता है कि हम पुणे से भी कनेक्टेड रहें और काम करने हिंजेवाड़ी भी जाए। सो बालेर बालेवाड़ी बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है। बालेवाड़ी तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी है। वाकड़ एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे वाकड़ तथावड़े, जहाँ नेचुरली ग्रोथ हो रहा है। तो ज्यादा ग्रोथ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपका इन दो लोकेशंस ईस्ट एंड वेस्ट में ज्यादा हो रहा है। बट अब मैं आपके सवाल का दूसरे पार्ट का आंसर देना चाहूंगा कि इन्वेस्टर अगर आप नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि 100 में से 5 लोग ही इन्वेस्टर होते हैं, बाकी 95 एंड यूजर्स होते हैं, मैंने देखा है। तो आपका पॉडकास्ट ज्यादातर उन लोगों तक पहुंचेगा जो कि एंड यूजर्स है। तो एंड यूजर को मैं बताना चाहूंगा कि एंड यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना नीड एनालिसिस करें। उनको कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में सूट करती है, आप वही लें। बिकॉज एक हॉट लोकेशन और एक नॉट सो हॉट लोकेशन में इंक्रीमेंट ऑफ रियल एस्टेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। खराड़ी जो है वो आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन दे दे, शायद 1% रेटर ROI ज्यादा दे दे, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको डबल इम्पैक्ट होने वाला है इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप रहते हैं, एग्जाम्पल पकड़ता हूं मैं, अगर आप कैंप में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लोकेशन है, प्रीमियम लोकेशन आपको देखना है। तो साउथ में आपका जो NIBM नेक्स्ट एरिया आ रहा है वो बहुत बढ़िया लोकेशन है। वहाँ मॉल्स भी है, बड़ी रोड्स है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े डेवलपर्स है। सो फॉर समबडी जरूरी नहीं है कि आप कैंप में रह रहे हैं तो आप खराड़ी आके ले लें बिकॉज वहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है। एंड यूजर शुड लुक एट हिमसेल्फ। एंड यूजर को देखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, उनके काम करने की प्रोबेबिलिटी कौन सी लोकेशंस में हो सकती है। नंबर 2, उनके बच्चे कहाँ स्कूल में जाते हैं, बिकॉज 10-12 साल वो वहीं जाते रहना है। नंबर 3 कि उनकी फैमिली कहाँ पे सोशल नेटवर्क में मोर कंफर्टेबल है, आसपास सब कुछ है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल तक है, रेडी है तो बहुत अच्छा है, रेडी नहीं है तो कोई ब्लॉकेजेस ना हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने। हैविंग सेड सो, अगर आप देखेंगे एंड यूजर के लिए, अपार्ट फ्रॉम द 2 सेक्टर्स व्हिच आई टॉक्ड अबाउट जो बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, एंड यूजर के लिए अनडाउटेडली आपका NIBM NX बहुत अच्छा एरिया है। अगर बजट कम है तो मे बी इंद्रप्रस्थ स्कूल इज ऑल्सो नॉट बैड बिकॉज बजट में आज प्रॉपर्टीज आ रही है। आप नॉर्थ में देखते हैं तो आपका बहुत अच्छा एरिया है कि दानोरी एरिया, राइट, बिकॉज वो ईस्ट और वेस्ट दोनों से बिल्कुल पास है। तो दानोरी एरिया इज एक्सीलेंट फॉर सेइंग ऑन योर ओन, मतलब अपने एंड यूज के लिए। आप हिंजेवाड़ी में भी काम कर सकते हैं, आप खराड़ी में भी काम कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं। सिमिलरली अगर एक लोकेशन जिसके बारे में बात ही नहीं करता है कोई, बट मैं बताना चाहूंगा मैंने वहाँ पे भी काफी काम किया है। एक लोकेशन बहुत अच्छी है जो डेवलप हो रही है, ज्यादा IT सेक्टर के लिए वो इतनी ज्यादा हॉट लोकेशन नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बढ़िया, अदर्स के लिए अच्छी है। वो है आपकी पूरी आनंदी वाली रोड जो है, जो आपका चारोली और आपका मोशी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक तरीके का सेटेलाइट टाउन बन रहा है। एंड एप्रिसिएशन भी वहाँ धीरे धीरे मिलेगी ही। बहुत हाई एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, बट 1, 2, 3 BHK तक का डेवलपमेंट हो रहा है, 4 BHK भी लोग बना रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहां से आप बड़े आराम से पिपरी भी पहुंच सकते हैं, बड़े आराम से पुणे भी पहुंच सकते हैं। तो ये लोकेशन देख नहीं रहे हैं, बट ये लोकेशन रहने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी है। आपका पूरा जो आनंदी रोड है और जो आपका लोकेशन बोल लीजिए मोशी, एंड अदर साइड ऑफ द टाउन में आपको मालूम है कोथरूड का एक्सटेंशन बारदान, उसके आगे जाएंगे तो भोगांव भोगुम तक बहुत अच्छा एरिया है। और अगर अम्बे की तरफ जाते हैं तो नेचुरली रावेत और आपका जो पुनावले है वो बहुत अच्छा लोकेशन है, बिकॉज वहाँ आज भी बजट में आ रही है। तो सॉरी मैंने बहुत सारी लोकेशंस बता दी, बट इंटेंट ये था कि
आपके जो लिसनर्स हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ सोचे, वो ये सोचे उनको क्या मैच करता है, उनको क्या रिक्वायरमेंट उनकी मीट। तो यहाँ पर के प्राइस बैंड अगर आप बता देते तो। प्राइस बैंड अगर आप खराड़ी में देखेंगे, कोर खराड़ी में देखेंगे, तो आपको एक 2 BHK आज की तारीख में 1 करोड़ के ऊपर ही आएगा, टचिंग 1 करोड़, 90 लाख टू 1 करोड़ के बीच में आएगा। यही चीज आप अपर खराड़ी में जाएंगे तो हो सकता है आपको 80s की रेंज में प्रॉपर्टी मिल जाए, 85 तक में आपको मिल जाए प्रॉपर्टी। अगर आप केशव नगर जाते हैं तो वहां भी आपको 75 to 85 में 2 BHK मिल जाएगा। 3 BHK नेचुरली खराड़ी में आपको 1.5 करोड़ तक का ही मिलेगा। अपर खराड़ी में जाएंगे तो 1.2 तक पे आपको मिल जाएगा। मुंडवा जाते हैं तो मुंडवा में आपको 2 BHK मिलेंगे ही नहीं, ना के बराबर होंगे, आपको 3 BHK and 4 ही मिलेंगे, और वो लिटरली 1.7 1.8 करोड़ एंड अबव आपको मिलने वाले हैं आज आने वाले टाइम्स में। एंड 4 BHK वही 2.2 2.5 करोड़ में मिलेंगे आपको। वाली सिमिलर सिचुएशन, 2 BHK 1 CR अबव, 3 BHK 1.5 CR अबव। थोड़ा एनेक्स में चले जाते हैं तो थोड़ा कम रेट मिल जाएगा आपको। सिमिलरली अगर आप मोशी और चारोली की बात करते हैं तो वहां आज की तारीख में आपको 2 BHK 50 55 60 लाख में भी मिल जाएगा, 3 BHK आपको वहाँ 7 लाख में भी मिल जाएगा। तो किसी की अगर नीड 3 BHK की और बजट नहीं है 75 लाख के ऊपर, बेटर गो देयर, राइट। आज धारोरी अगर आप देखते हैं तो धारोरी में आज आपको 70-75 लाख में 2 BHK मिल जाएगा, 3 BHK आपको 90 लाख टू 1.1 CR में मिल जाएगा धारोरी में भी। बागोली एक लोकेशन है जहाँ आपको थोड़े से ठीक रेट्स में मिल जाए। तो एंड ऑब्वियसली रावेत एंड पुनावली में भी आपको 2 BHK अराउंड 75-80 लाख तक में मिल जाएगा, 3 BHK टचिंग 1 CR में आपको मिल जाएगा। तो बायर को यही देखना चाहिए, पहली बात उनका बजट क्या है, चाहे वो एंड यूजर हो तब भी बजट देखिए, इन्वेस्टर हो तब भी बजट देखिए। कोई भी ऐसी लोकेशन में पैसा ना डालिए जहाँ पे ऑलरेडी पीकिंग हो चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसी लोकेशन डालिए जहाँ पीकिंग नहीं हुई है, ताकि आपको एप्रिसिएशन तो मिल सके। वरना कई बार आप कहते हैं ना हर्ड मेंटालिटी पे कि सब यही खरीद रहे हैं, सब यही खरीद रहे हैं, बट उस चक्कर में वो एरिया ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुका है। तो पूना की एक लिमिट है, लिमिट के ऊपर लोग नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट आई डोंट थिंक 2 BHK पूना में 125 के ऊपर निकालना आसान का, बहुत डिफिकल्ट। वो भी लोकेशन 125 के बैंड पे पहुंचेगा, वो वहां स्टैग्नेट करेगा थोड़े टाइम। और रियल एस्टेट में आप एक बात याद, रियल एस्टेट में कीमत कभी गिरती नहीं, कभी भी नहीं गिरती, आप कभी देखेंगे नहीं कि कीमत गिरती, बट कीमत रियल एस्टेट में कैसे गिरती है, स्टैग्नेशन की वजह से। अगर 3 साल आपको रिटर्न नहीं आया रियल एस्टेट में, तो 3 साल का आप 24% माइनस पकड़े। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट में आपको माइनस तब जाते हैं अगर 3-4 साल आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़े ना। सही नहीं सेक्टर जहाँ पे रेट ही गिर जाता है, यहाँ वैसा नहीं होता। और ये देखा गया है कि जो पुणे की एवरेज सेलिंग थी पिछले साल की जो आई थी, दैट इज अबाउट 70 लाख। अब ये बढ़ के 75-80 लाख तक पहुंच गया है। 2 BHK की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसके बाहर ज्यादा है। करेक्ट। बाकी एरिया में अभी भी अगर आप देखोगे तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज लगाओगे तो 70-75 उतना ही जाएगा, उतना ही आता। अरे जी, पुणे में कमर्शियल का भी काफी उठाव अब हो रहा है, तो एक आपकी इनसाइट्स के हिसाब से डिमांड और सप्लाई क्या है रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल? बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड इज दैट पैंडेमिक के टाइम, क्योंकि काफी सारी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स वर नॉट गिविंग द काइंड ऑफ रिटर्न्स दे कुड हैव गिवन बिकॉज ऑफ रेंटल्स नॉट बीइंग देयर, उस वजह से द डेवलपर्स टुक अ बैक सीट ऑन कमर्शियल्स, और सबको लगा कि रेजिडेंशियल बनाने में ही सेंस बनता है बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो हुआ क्या है, पिछले 5 सालों में एक ब्रेक सा लग गया कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने पे। तो आप ओवरऑल पुणे में देखेंगे तो कुछ कोर एरिया जो कि हॉट लोकेशंस होती है, जहां लोगों को लगता है कि चलो यहाँ कमर्शियल बनाएंगे तो बिक जाए, उन्हीं लोकेशंस में कमर्शियल बन रहा है, बाकी लोकेशन में कमर्शियल बन ही नहीं। अब कमर्शियल 2 टाइप, एक कमर्शियल होता है आपका ऑफिस स्पेसेस, राइट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिस स्पेसेस डेवलपर्स वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, ताकि उनकी जो सप्लीमेंट्री बिजनेसेस हैं वो वहाँ पे ऑपरेट कर सके। तो कमर्शियल अगर आप पुणे में देख रहे हैं तो आपके 2 ही बेल्ट्स में चल रहे हैं, एक आपका टिपिकल नगर रोड वाला बेल्ट, खराड़ी वाला बेल्ट, और दूसरा आपका बानेर बालेवाड़ी और हिंजीवाड़ी वाला बेल्ट। दैट्स इट। हिंजीवाड़ी में भी ज्यादा नहीं चल रहे, छोटे नहीं चल रहे, बुटीक ऑप्शन नहीं है, ज्यादातर आपके बड़े प्रेमाइसेस ही है। तो इसलिए ये 2 पॉकेट्स में ही चल रहे हैं। आप हार्डली देखेंगे कि नॉर्थ पुणे या साउथ पुणे में कोई बहुत बड़ा कमर्शियल बन, या फिर सेंट्रल पुणे में कैंप एरिया या FC रोड पे, दैट्स इट।
सो कमर्शियल जो भी बनाना चाहते हैं वो CBD, दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाह रहा है। पेरिफेरल में कोई नहीं बना। तो ऑफिस स्पेसेस पिछले 5 साल में कम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि डिमांड और सप्लाई में डेफिनेटली गैप आएगा ही आएगा। तो जब ये ऑफिसेज रेडी होंगे तब इनकी इंक्रीमेंटल वैल्यू आनी शुरू होगी, और इनका धीरे धीरे मे बी 6-8 महीने 1 साल लग जाएगा इनको रेंटल में चढ़ने में। बट एक बार ये रेंट पे चढ़ जाते हैं तो फिर सबसे अच्छा जो रिटर्न आएगा इन टर्म्स ऑफ दी रेंटल ROI वो आपका ऑफिस स्पेसेस में ही आएगा, जो रेजिडेंशियल में नहीं आता। ऑफिस स्पेसेस में लोगों को एक ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में एनीवेयर बिटवीन 6 to 8% का रेंटल ROI आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो द गैप है। दूसरा कमर्शियल क्या होता है? शॉप्स। तो जो शॉप्स हैं, शॉप्स तो आप जानते हैं कि करीबन 1000 फ्लैट अगर बन रहे हैं तो 1000 फ्लैट के लिए करीबन आप पकड़ लीजिए समवेयर अराउंड 30-40 शॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और वो पूना में जो भी डेवलपर बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, अगर उनको थोड़ा भी चांस है कि वो नीचे कमर्शियल निकाल पाए तो दे आर डेफिनेटली मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज कमर्शियल में वट्स अ बेटर रेट। तो कमर्शियल अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आते हैं वो बिल्डर्स के अपने ही इन्वेस्टर्स और अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में इनिशियल स्टेज में नॉर्मली डिप्लॉय हो। तो वो ओपन मार्केट में रेयरली होता है कि आपको कोई कमर्शियल यूनिट रीसेल में भी नहीं आ पाता है, बिकॉज जो कमर्शियल खरीदने वाला बायर है वो नॉर्मली सेल करता नहीं है, खासकर शॉप एंड शोरूम्स वो नॉर्मली रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एंड जो बिल्डर लॉन्च करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली इनिशियल स्टेज पे ही मार्केट से सेल ऑफ हो जाते हैं। तो एक रेगुलर इन्वेस्टर या रेगुलर जो एंड यूजर है उसको ये अपॉर्चुनिटी एक तरह से मिस हो जाती है। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रियल्टर्स, कि अगर जो लोग खासकर शॉप ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ शॉप ढूंढने का आज की तारीख में पूना में कोई बढ़िया तरीका है ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम हैविंग सम गुड रियल्टर इन हैंड, जिसकी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स और डेवलपर्स के साथ, जिसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये प्रॉपर्टी में कमर्शियल आने वाला है, इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करने। तो यहाँ रियल्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, बी इट रेजिडेंशियल बी इट कमर्शियल, बिकॉज बी इट ऑफिस स्पेसेस, बिकॉज यहाँ पे इन्हीं के पास वो बिजनेस नोहाउ होती है जो ओपन मार्केट में कभी नहीं है। दैट इज समथिंग, एक टिप थी बेसिकली फॉर लिसनर्स। रजत जी, ये देखा गया है कि अब जैसे लग्जरी की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, तो जाहिर है लग्जरी की डिमांड होगी तभी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और हमने ये देखा कि गेटेड कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी। आपको क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी लग्जरी का जो एक फेज आया था, मैं बोलूँगा मे बी इट्स डाइंग डाउन नाउ। लग्जरी का जो फेज था वो पोस्ट पैंडेमिक था, बिकॉज पीपल हु हैड मनी एंड पीपल हु वांटेड बिगर हाउस, पीपल हु वांटेड स्पेस वेयर दे कुड वर्क फ्रॉम होम, वो लोगों ने बेसिकली उस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली टारगेट किया। और बिल्डर्स ने भी देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब बड़े घर चाहिए। सो 2 BHK वाला 3 BHK में जा रहा था, लग्जरी तो नहीं बोलूँगा, बट 3 BHK वाला 4 BHK में भी जाने लग गया। एंड लोगों को एक ऐसा एक थोड़ा सा फील आया था कि वो कहते हैं ना, वो जी लो जिंदगी वाला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला फेज आ गया था। So उस चक्कर में people were buying cars, people were buying luxury apartments, people were really keen on buying second homes, ताकि फिर कुछ पैंडेमिक आ जाए तो वहाँ जाके रह सके। लोगों ने मेटा पे बहुत अपने फ्रेंड्स के वीडियोस देखे थे जो अपने फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ट्रेंड आया था। अब हुआ कि ये ट्रेंड देखते हुए एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग लग्जरी होम्स, राइट। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो पूना है, पूना इज नॉट अ सिटी, पूना इज नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक सिटी, Pune is also not a very big businesses वाली सिटी। पुणे इज अ सिटी जहाँ पे आपके मैक्सिमम लोग आर सैलरीड क्लास, और सैलरीड क्लास की एक लिमिट होती है, सैलरी की एक लिमिट होती है लोन लेने की। तो जो अपर सेगमेंट है, वो अपर सेगमेंट तो ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, जो हाई सैलरीज पे थे, जिनके पास बिजनेस इनकम थी, जिन्होंने प्रॉपर्टियां बेची थी, उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया अपग्रेड करने, एंड दे अपग्रेडेड, राइट। और उस 2021 से लेकर 2024 तक मैं बोलूंगा कि अचानक से बहुत अच्छा सेल होने लगी आपके प्रीमियम प्रॉपर्टीज की। बट द ट्रुथ इज अब कहते हैं ना, वो जो एक छोटा सा बफर था, वो बफर ऑलमोस्ट भर रहा है। तो आपको याद होगा आज से शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 साल पुरानी बात थी जब हमने शुरू किया था, आज से 15 साल पहले भी एक पेज आया था, नाम नहीं लूंगा मैं,
बट ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स आने लगे थे जिनमें प्लान हाउस थे, जिनमें बड़े बड़े 3000 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट्स थे, एनआरआईज वो अपार्टमेंट्स खरीद रहे थे, एंड ए ग्रेट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, इटालियन मार्बल, सब कुछ बढ़िया था. बट जैसे ही एक रिसेशन आया तो all those apartments stopped selling and the projects went into a lurch. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हो सकता है आने वाले समय में भी उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज उतने बायर्स है नहीं लग्जरी के जितना लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च कर दिया गया था. हाँ, अगर इतना जो लॉन्च कर दिया है यही बेच के रुक जाया जाए और वापस और सेगमेंट पे आ जाया जाए जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड एंड यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल एंड द सेल्स विल बी फास्टर फॉर द सिटी अनडाउटेड. ये मेरा कहना है, जो मैंने रिसर्च की उसके हिसाब से, और ये फैक्ट है कि स्लोनेस आ गई है सेल्स. सो एनीथिंग अबव 3 crores in Pune is a tough ask. It is a tough. It is, yes. Yeah. Rajji, what is the current challenges that buyers and sellers are facing in Pune? और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? फर्स्ट टाइम बायर्स को तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सबसे पहले किसी एक अच्छे रियलिटर के साथ कनेक्ट करें. बिकॉज आप 5-6 लोगों को मिले, आप देखिए उन्होंने कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है, कितना उनको नॉलेज है, कितनी उनमें जेन्युइनिटी है, रेरा सर्टिफाइड है. उस रियलिटर को चुन के आप अपनी नीड कंप्लीटली बताइए, A to Z बताइए. अगर आपको हॉस्पिटल पास में चाहिए फॉर पेरेंट्स तो बताइए चाहिए. अगर आपको स्कूल CBSE चाहिए तो बताइए CBSE स्कूल चाहिए. अगर आपको डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 लोकेशंस वेयर यू माइट वर्क के डिस्टेंसेस बताने हैं तो जरूर बताइए. अपना बजट भी जेन्युइनली बताइए, ऐसा नहीं कि कम बताइए फिर बढ़ जाएगा, राइट? और ये सब करने के बाद लेट अ प्रोफेशनल हेल्प यू, बिकॉज ये एंड यूजर के लिए ये जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस है. आपको जो 3-4 जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें से एक डिसीजन है, और ये डिसीजन के लिए ऐसी डिसीजन है जिसमें आपका ट्रस्ट में फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है. कौन सपोर्ट करेगा? उनकी वो ही नहीं है ना. आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, उन्होंने तो लोन पे शायद दिया ही ना होगा, उन्होंने तो पैसे इकट्ठे करके रिटायरमेंट के बाद घर लिया था, तो उन्होंने तो लोन लिया नहीं था, तो उनको शायद आइडिया ही नहीं, उन्होंने शायद बंगलो बनाया था, उनको नहीं आइडिया है. ब्रदर को भी आइडिया नहीं होगा, वाइफ को नहीं होगा आइडिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक रियल्टर को पकड़िए, ताकि रियल्टर मेक श्योर करे कि आपकी नीड के हिसाब से आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिखाए जाए जहां डेवलपर इज गुड, जहां डिलीवरी टाइमलाइंस एटलीस्ट ऑन पेपर दिखती है कि टाइम पे डिलीवर कर देंगे, बिकॉज इनकी बैकिंग अच्छी है, पास्ट प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए टाइम पे. पुराने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी चेक कीजिए कि भाई जो पहले डिलीवर कर चुके हैं वो कैसे क्वालिटी डिलीवर की थी, उससे आपको एक जजमेंट आ जाएगा. तो आपका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, रियलिटी के थ्रू जाइए, अच्छी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, प्रॉपर्टी वही लीजिए और प्रिपेयर्ड होके लीजिए. अगर डेवलपर ने आपको रेरा में डेट दी है कि वो 4 साल बाद मिलने वाला है, तो प्रिपेयर्ड रहिए कि 4 साल बाद मिलने वाला है. और कुछ अगर वापस बीच में कुछ सिचुएशन आ जाती है तो 6-8 महीने साल डिले भी हो सकता है. तो प्रिपेयर्डनेस रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है. वन मोर थिंग, जिस लोकेशन में आप देख रहे हैं, सिर्फ बिकॉज द पीपल सिटिंग देयर एंड सेलिंग आर टॉकिंग अबाउट क्या डेवलपमेंट यहाँ होने वाला है, कौन सी DP रोड आने वाली है, क्या क्या होने वाला है, पे बच जाइए. थोड़ा बहुत खुद भी स्टडी कीजिए. अगर DP रोड है सामने तो प्लीज चेक कीजिए कहीं इसके ऊपर कोई लिटिगेशन, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तो नहीं है. बिकॉज कई बार गलती डेवलपर की भी नहीं है, DP रोड है सामने, लेकिन कई बार ड्यू टू लिटिगेशन कई साल लग जाते हैं वो रोड आने पे, और आपके जो प्रीमियम ईयर्स ऑफ लिविंग होते हैं, जब आप उस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं, वो थोड़े से डिस्कम्फर्ट में चले. तो थोड़ा सा खुद जाइए, पहले एक लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए, फिर कुछ 4-5 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए रियल्टर के थ्रू, फिर जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए उनमें जाके ड्यू डिलिजेंस कीजिए और फिर एक डिसीजन लीजिए. सो 90% चांस है कि यू विल नॉट गो रॉन्ग. तो मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए. And what do you think are some challenges which buyers and sellers are facing in today's times in Pune? सी चैलेंजेस तो सबसे बड़ा बायर के लिए ये है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं. सो आई थिंक कन्फ्यूजन तो है, राइट? तो अक्सर हम देखते हैं कि एक जोक बता देता हूँ मैं आपको, मेरे को वो जोक ही लगता है अभी, लेकिन सच्चाई है, वो जोक है नहीं. There was a time we were looking around and there was a client of ours जिसको हमारी टीम प्रॉपर्टी दिखा रही थी, और हर जगह जाके वो उनका वो वाला हाल था. जैसे आई थिंक
होता होगा ना अरेंज मैरिजेस में कि व्हेन यू गो एंड सी अ गर्ल यू फील नहीं आई शुड नॉट मिस द बेटर वन, तो सेकंड के बाद भी आदमी चले जाता है। तो ये वाला हाल हो जाता है कि व्हेन यू सी वन प्रॉपर्टी आपको लगता है नहीं नहीं इससे कोई बेटर प्रॉपर्टी तो नहीं बन रही, आज ऐड देखा वो शायद बेटर है, व्हाई डोंट आई गो देयर। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम, जब उन्होंने उनको एक 10-12 प्रॉपर्टी दिखा दी कि वो डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, तो एक बार जनरली हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने से पूछा सर हम घर कब से ढूंढ रहे हैं, तो आप शॉक हो जाएंगे, जवाब आया 5 साल से। 5 years, nothing wrong with it, because 5 years, see there are buyers, अलग अलग टाइप के बायर्स हैं। एक होते हैं क्विक डिसीजन मेकर्स, मॉल में जाते हैं शर्ट देखी खरीद लेते हैं। दूसरे होते हैं 2 मॉल में जाते हैं कहाँ ऑफर चल रही है देख के एक शर्ट खरीदते हैं। तीसरे होते हैं शर्ट्स ढूंढते ही रहते हैं कि कब मुझे कोई बढ़िया चीज मिलेगी और मैं खरीदूंगा। तो हर टाइप के बायर्स हैं, और जो आपके व्यूअर्स हैं उसमें ये तीनों कैटेगरी है, वो अभी तक समझ गए होंगे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो होता क्या है कि लोग ढूंढते ही रहते हैं और उम्मीद में रहते हैं इससे बेटर कुछ आएगा। तो एक चैलेंज तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरी नीड के हिसाब से मुझे सब मिल जाएगा, मतलब लेआउट या साइज। तो आप एक बात क्लियर रहिए, अगर आपका बजट फिक्स्ड है और आप उसको नहीं बढ़ा सकते किसी भी हालत में, तो आपको साइज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। बिकॉज आज अच्छे फर्नीचर के साथ एक स्लाइटली स्मॉलर घर भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है रहने के। तो वो एक चैलेंज जरूर आता है, बिकॉज क्या होता है लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं बेडरूम साइज तो हमें इतना चाहिए, हॉल साइज हमें इतना चाहिए, बट इज द बजट कमेंसरेट टू दैट? उतना बजट है क्या? या हमें जब बायर से पहली बार बात होती है तो बायर यही बोलता है कि मुझे सबसे कोर लोकेशन चाहिए, बट क्या उस कोर लोकेशन में आपका बजट है? क्या आप 1 करोड़ 2 BHK के लिए स्ट्रेच करने को तैयार है? नहीं है। 70 लाख तैयार है ना, तो चलो 70 लाख वाली लोकेशन में चलते हैं, 70 लाख वाली बेस्ट लोकेशन में चलते हैं जहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कल को वो 1 करोड़ वाली लोकेशन के जैसी हो जाएगी। एंड हाँ, क्योंकि आपका बजट 70 है तो आपको रूम साइजेस 14x11 नहीं मिलेंगे, आपको रूम साइजेस जो है वो 13x10 ही मिलेंगे या 12x10 मिलेंगे, एडजस्ट टू दैट। तो एक बड़ा चैलेंज ये है, टू मेनी ऑप्शंस एंड कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि समटाइम्स बायर्स स्टिक टू व्हाट दे वांट, कि भाई मुझे रेडी पोजीशन चाहिए। हर कोई सोचता है कि मैं रेंट दे रहा हूँ तो मेरे को रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी मिल जाए, मैं रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लूंगा, मेरा रेंट बच जाए। बट अनफॉर्चुनेटली पूना का इन्वेंट्री ओवरहैंग ज्यादा है नहीं। ओवरहैंग मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और बिकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 24 महीने का टाइम है जो लास्ट में जानता था। तो लॉन्च हो गए 24 महीने में प्रोडक्ट बिक जाता है, इसलिए पूना में रेडी पोजीशन मिलता ही नहीं। जो रीसेल में मिलता है हाई रेट होते हैं बिकॉज वो डेवलप्ड लोकेशंस होते हैं और आपको पसंद नहीं आता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द इट्स सेकंड प्रॉपर्टी। तो रिक्वेस्ट ये है बायर्स को कि आप अपना एक मेंटल मेकअप बनाइए, बजट के हिसाब से लोकेशन चूज कीजिए और साइज चूज कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रेडी पोजीशन के पीछे जो आप जा रहे हैं कोशिश कीजिए ढूंढने की। इफ यू आर लकी यू जस्ट माइट गेट इट, बट आई नो कि जब 1000 लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें से 5-6 लोग लकी होते हैं जिनको उनके पसंद की रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी मिल जाए। तो अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है, बी प्रिपेयर्ड टू स्पेंड योर रेंटल्स एज वेल एज योर EMI फॉर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 3 to 4 years। उसमें भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपकी EMI को या आपके रेंटल को कवर कर देते हैं होम लोन में। ऐसे कुछ बैंक्स हैं मार्केट में, तो अगर डिफिकल्ट जा रहे हैं मैनेज करना तो ये कुछ बैंक्स हैं जो आपके रेंटल को कवर कर देते हैं आपके होम लोन में, ताकि आपको डुअल इम्पैक्ट ना पड़े। ये मैंने एक टिप दे दी आपके बायर्स को कि दे कैन ऑलवेज एक्सप्लोर सच बैंक्स हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एन ऑफर, जहाँ पे उनको बर्डन ना पड़े। 3 साल बाद बढ़िया अपने नए घर में, नए प्रोजेक्ट में, नए एमिनिटीज के साथ एक ऑसम एलिवेशन के प्रोजेक्ट में आप जाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये सबवेंशन की स्कीम्स हैं। सबवेंशन स्कीम तो आने वाले मार्केट में आप देखेंगे कुछ सबवेंशन स्कीम्स आएंगी। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग स्कीम्स आ रही है जहाँ पे बिल्डर बोल रहे हैं 20% अभी पे करो एंड 80% पोजीशन पे करो। कुछ डेवलपर्स ये भी बोल रहे हैं कि 25% और पॉकेट्स में दे दो, लोन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और ये जो मैं स्कीम बता रहा हूँ ये कुछ बैंक्स ऑफर करते हैं, सबवेंशन एक्चुअली नहीं है ये, कि बैंक्स ऑफर करते हैं टू मेक इट इजियर फॉर अ क्लाइंट, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम क्लाइंटेल है वो मिडिल क्लास क्लाइंटेल है, और मिडिल क्लास के लिए एक 25,000 या 20,000 का आपका जो रेंट है प्लस एक 30-40,000 की प्री EMI या 50,000 की प्री EMI भरना एक इन अ वे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी डिसीजन नहीं ले पाते घर लेने का। जब डिसीजन लेते हैं रेडी पोजीशन लिखते हैं, रेडी पोजीशन मिलता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशंस।
सो रजत जी, डिजिटल ने काफ़ी धूम मचाई है, डिजिटल का इरा चल रहा है, तो हाउ इज़ दैट हेल्प, हाउ इज़ टेक्नोलॉजी चेंज्ड, किस तरह ये चल रहा है और आपके बिजनेस में आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं, कैसे इम्पैक्ट हुआ है रियल एस्टेट? सी हमारे बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में जो डिजिटल है वो तो पूरा इम्पैक्ट कर चुका है. इट्स अ गेम चेंजर एक्चुअली. और अब दिस इज बिकम अ नेचुरल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. तो क्या होता है, डिसरप्शन होता है तो जो चीज़ है वो बहुत फायदा देती है डिसरप्शन के टाइम पे, तो जो लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है. बट फिर एक टाइम आता है कि सब लोग ही इसको अडेप्ट कर लेते हैं. सो अब जो समय आ गया है डिजिटल का वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली नाउ एवरीबडी इज अडेप्टेड टू इट. तो इसकी जो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी या जो इसकी एक खूबी थी वो अब खूबी रही नहीं ना. अब सबको मालूम है, राइट? एवरीबडी नोज फेसबुक पे मार्केट करना है, अपना इंस्टाग्राम पे मार्केट करना है, एवरीबडी नोज यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना है. तो उसकी जो एक स्पेशलिटी थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है एंड दिस इज बिकमिंग मोर ऑफ अ हाइजीन फैक्ट. तो आप अगर देखेंगे जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो न्यूज़पेपर में अगर क्लासिफाइड ऐड दे दिया करते थे या बिल्डर्स अगर फुल ऐड दे दिया करते थे तो उससे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाता था और काफी सारी इन्वेंट्री सेल ऑफ हो जाती थी, अनडाउटेडली होती थी. क्योंकि तब जो न्यूज़पेपर्स थे और जो होर्डिंग्स थे वो और जो कियोस्क थे, पोल कियोस्क, ये तीन चीजें आपका मार्केटिंग का या एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग का काम कर रहे थे. यही तीन चीजें थी और ये अच्छा चार्ज करते थे फुल पेज ऐड का, जैकेट ऐड का. फिर एक्सपोज हुआ करते थे, लोग लिटरली घर से निकल के एक्सपो में आया करते थे और सोचते थे कि यहाँ पे पीसी प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे. तो वो जमाना था जो अब था हो गया लिटल. अब चार चीजों से बिजनेस नहीं हो पा रहा. अब ये चार चीजें ब्रांडिंग तक ही सीमित रह गई है. तो वो जमाना आया फिर और इंस्टाग्राम का. अब हमने फिर इंस्टाग्राम करना शुरू किया तो जिसने जल्दी अडाप्ट कर लिया उसको फायदा हो गया, राइट? लेकिन आज की तारीख में मैं हकीकत आपको बताता हूँ, जो रियलिटी है डिजिटल की, रियलिटी अब ये है कि इट्स बिकम हाइजीन नाउ. इन्होंने बाकी सब टूल्स को खत्म कर दिया. सो द रेस्ट ऑफ द टूल्स उनको खत्म कर दिया. तो जब खत्म कर दिया तो यही रह गए. अब जब यही रह गए तो इसका मजा भी खत्म हो गया है. बिकॉज अब क्या है, अब सबको यही वाला ब्रांडिंग होने वाला है, सबको यही वाली लीड आने वाली है, सारा क्लाइंट वही घूमने रहा है. एंड दैट इज व्हाई our developers are also not getting the kind of results they wanted from digital. Our realtors are not getting the kind of results they wanted from digital. And neither are buyers able to find properties the way they could have found out through digital. आज पूरा confusion जो है वो ऑनलाइन ही है, राइट? बायर के भी कंफ्यूज, राइट? डेवलपर को भी सब तक पहुंचाना है अपने आप को और रियलिटी उसमें से डालनी है जिसको मिल सके और कुछ दिखा सके. एंड अनफॉर्चुनेटली सब लोग वहां पे हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है, जो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स है, अगर आप पैसा खर्च रहे हो उसके ऊपर, उसको अगर आप को रिलेट करें 5 साल पहले से, तो वो कोरिलेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अब नहीं रह गया है. वी आर वेटिंग कि कोई नया टूल जनरेट हो, मे बी डिजिटली, पर कुछ तो नया है जहाँ पे कोई नयापन हो और फर्स्ट मोर एडवांटेज मिले और उसकी वजह से यार ये हाँ जी. ये जो आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि डिजिटल बहुत पुराना हो गया और लोग उब गए हैं, इसका एक सही एग्जांपल आप मैजिक ब्रिक्स से देखते हो कि मैजिक ब्रिक्स का नहीं चल रहा है तो अब उन्होंने ब्रोकर्स की बैड शेप में दिखाना शुरू किया है एंड दे हैव स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग. अगर इनका चल रहा होता तो शायद दे वुड हैव स्टेप्ड ऑन टू समबडी एल्सेस टोज. करेक्ट. सी आज की तारीख में डेवलपर्स के लिए तो जिसे कहते हैं ना, डेवलपर्स का राम बर्ड अभी एक ही है जो आगे 5-6 साल रहने वाला है और वो है रियल्टर्स, जो उनका चैनल पार्टनर कनेक्ट है. बिकॉज उन्हीं के पास क्लाइंट आएंगे, उन्हीं को वो लेके जाएंगे और वही बिलिंग कराने वाले. आज आप भी देख रहे होंगे कि टॉप डेवलपर्स की 80% तक सेल्स आज चैनल पार्टनर्स के थ्रू हो रही है. चैनल पार्टनर्स दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि ठीक है, वी विल नॉट डू डिजिटल, लेट द चैनल पार्टनर डू डिजिटल, लेट देम डू 1-to-1, लेट देम गो डू मीट्स विद पीपल, लेट देम फाइंड इन्वेस्टर्स एंड ब्रिंग देम टू अस. ये चल रहा है आज मार्केट में. इसी से सेल आने वाली है डेवलपर्स के लिए. और जो बायर्स है उनके बाद भी वक्त के साथ कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. दे विल हैव टू टेक दिस रूट टू फाइंड द राइट. उनको रियल्टर्स के थ्रू ही जाना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थ्रू टैक्स फाइलिंग. Yes. That is how it. So I attribute one more reason to this. This is a very emotional buy. जो घर खरीदना है बहुत इमोशनल बाय होता है और टच एंड फील वाला सीन है इसमें यू कैनॉट जस्ट सेल दिस ऑनलाइन बिकॉज अगले को जाके देखना है. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स विच ए पर्सन
wants to have a look at. उसका लोकेशन कहाँ है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, पता चला कि एक बाजू में स्लम आ रही है, एक बाजू में शमशान घाट है. सो यू जस्ट कांट ट्रस्ट. सो बिकॉज एंड बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लाखों में करोड़ों में जाती है इन्वेस्टमेंट इसकी. करेक्ट. सो पीपल आर ऑल्सो वेरी क्लेवर. दे डोंट आल्सो फॉल टू थिंग्स. या लोग आके चेक करेंगे ही करेंगे, हाँ. डेफिनेटली चेक. और अगर कोई एनआरआई बाहर बैठा हुआ है तो ही वुड वांट उसका रियलिटी सब कुछ चेक करे, उसकी फैमिली आके सब कुछ चेक करे जो इंडिया में है. दे कम एंड चेक एंड दे सी कि भाई सब ठीक ठाक है. दैट इज हाउ इट इज. टॉकिंग अबाउट दिस, टेल मी अबाउट सम लीगैलिटीज. जैसे ड्यू डिलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर्टीज में, और होम बायर को या फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए व्हाइल दे बाय द. सी अगर आप डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि रेरा आ चुका है. आपने बस देखना है कि द प्रोजेक्ट इज रेरा सर्टिफाइड. सेकेंडली रेरा की रेरा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और महारेरा की वेबसाइट बहुत ही ईजी है एंड वेरी इजी टू एक्सेस है, और उसमें आप लिटरली प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ देख सकते हैं. अगर उस प्रोजेक्ट में कोई लिटिगेशन भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, तो वहाँ मेंशन होते हैं और बिल्डर को मेंशन करने पड़ते. तो आप अच्छे से छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आप इतना टाइम लगाते हैं और उसको रिसर्च करते हैं और फिर खरीदते हैं. कार लेनी होती है तो 10 कारें कंपेयर करते हैं. तो एक छोटा सा है, आप नेट पे जाइए, आप महारेरा की साइट पे जाइए, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डालिए और उसकी सारी की सारी लीगैलिटीज, टाइम फ्रेम्स की, कब उसका पोजीशन है, सब कुछ आपको क्लियरली उस पर मिल जाएगा. तो दिस इन अ वे इज मोर और लेस रिस्क फ्री. अगर आपको कुछ लिटिगेशन भी दिख जाते हैं, बिकॉज कई बार प्रोजेक्ट्स में लिटिगेशन दिखेंगे, बिकॉज लैंड है, लिटिगेशन आज आ सकता है, कल भी आ सकता है, और बनने के जस्ट अबाउट पहले भी आ सकता है लिटिगेशन. अगर लिटिगेशन दिख भी जाता है आपको, तो दैट डज नॉट मीन इट्स अ कंप्लीट नो नो. आप एक लॉयर हायर कीजिए और लिटिगेशन को लॉयर के थ्रू समझिए कि लिटिगेशन है क्या, कैन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू इन फ्यूचर. राइट. अगर आपको नहीं, द प्रॉपर्टी इज रियली गुड, छोटा मोटा उसमें चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज जो है वो सॉल्वेबल है और इसमें मुझे जाना है, आप पूरे दिल से उसमें जाइए, फिर फियर मत रखिए. राइट. बट रेरा से ये तो आपको बिल्डर प्रॉपर्टी लेना तो अभी काफी आसान हो चुका है. अगर आप रीसेल खरीद रहे हैं तो नेचुरली आपको एक लॉयर हायर करना ही पड़ेगा, आपको उसका सर्च टाइटल रिपोर्ट निकालना ही पड़ेगा, आपको पेपर नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप वो डील में एंटर करेंगे, एंड वैल्यूएशन भी आपको उसकी करानी पड़ेगी. तो रीसेल ले रहे हैं तो आप एक लॉयर जरूर हायर कीजिए. रीसेल में भी एक रियल्टर को साथ में रखिए ताकि वो आपको ये सब प्रोसेस में गाइड कर सके, हेल्प कर सके, और आपके बाकी भी जो फ्यूचर के काम है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी मीटर अपडेशन एक्सेट्रा, उसमें भी आपको हेल्प कर सके, प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर में हेल्प कर सके. तो दोनों ही इसमें लीगैलिटी के लिए लॉयर हायर किया जा सकता है. बिल्डर प्रॉपर्टीज में उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा है रेरा आने के बाद. रजी, आपका क्या फोरकास्ट है पुणे रियल एस्टेट मार्केट के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years? कहाँ होगा मार्केट? देखिए, अगर एज इंडिया को हम देखें, इंडिया में कंपैरेटिवली पूना मार्केट विल डू प्रीटी डिसेंट. लास्ट 2 साल में भी पूना मार्केट हैज बीन डूइंग, आई थिंक वन ऑफ द इयर्स तो नंबर 1 था पूना मार्केट लास्ट ईयर आई बिलीव, एंड इस साल भी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में आई थिंक टॉप में ही है, टॉप कुछ पोजीशंस में ही. तो आने वाले टाइम में भी वो तो रहने वाला है. बट आई वुड बी ऑनेस्ट दैट ग्लोबल सिनेरियोज डिफरेंट है, और ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में आएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, सारे सेक्टर्स में ही थोड़ा सा स्लम आएगा. तो स्लम तो डेफिनेटली कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होता जो स्लम उसमें ना आए. अब रियल एस्टेट का क्या चैलेंज है मैं आपको बता देता हूँ कि रियल एस्टेट जो प्रोडक्ट है ये एक सेंटिमेंटल प्रोडक्ट है. जैसे आपने बोला ये इमोशंस पे, दिस इज सेंटिमेंट. तो रियल एस्टेट अगर सेल स्लो होती है तो वो इसलिए स्लो नहीं हो रही है कि कोई शेयर का मार्केट गिर गया है या कोई कंपनी के प्रॉफिट्स घट गए हैं, इस वजह से नहीं हो रही है. इट इज प्योरली बिकॉज जो बायर है वो किसी वजह से आज अपने आप को रोक रहा है. हो सकता है उसको लग रहा है किसी सेक्टर में कहीं जॉब लॉसेस ना हो जाए, हो सकता है उसको है कि भाई बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, थोड़ा दिन शांत बैठ जाओ, हो सकता है उसको लग रहा है भाई कहीं और कुछ जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से लेट मी नॉट टेक द डिसीजन टुडे, आई विल टेक इट टुमारो, डे आफ्टर और इवन लेटर. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आज ही डिसीजन ले लूँ, कोई मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि इस डेट को मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है. सो रियल एस्टेट में स्लोनेस इसलिए नहीं आती है कि रियल एस्टेट
कम बिक रहा है या बिकेगा नहीं, ये कभी नहीं होता। बायर है, अगर पूना में एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, अगर लाख लोग हैं जिनको घर खरीदना है तो उनको खरीदना ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जब तेजी चल रही होती है और फटाफट इन्वेंटरी बिक रही होती है तो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, और जब स्लोनेस होती है तो यही लोग वेट करते हैं, बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, और 3 महीने रुक जाऊंगा तो भी मुझे मिल जाएगी प्रॉपर्टी। वही फ्लैट रहेगा। वो क्या रहा है जो आने वाला टाइम है, और वो आई डोंट वांट इट टू हैपन, मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, बट जो सिनेरियोज बिल्डअप हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में, हो सकता है अगले 3 से 4 साल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो बिजनेसेस के लिए। तो होगा क्या, एंड यूजर है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट। थोड़ा वेट करेगा, 6 महीने वेट कर लेगा, जैसे ही उसको जॉब स्टेबल लगेगा, जैसे ही लगेगा चीजें बेटर हो रही है, वो ले जाए। नंबर 1। जो इन्वेस्टर है वो बैठा होगा विद फंड्स, बिकॉज वो कहीं और नहीं डाल सकता, अभी कोई और जगह नहीं डाल सकते, हाँ। तो इन्वेस्टर के साथ बैठा हुआ है। अब इन्वेस्टर वेट करेगा कब मुझे कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आए, तो बिल्कुल। जब बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं पैसा डालूंगा उस अपॉर्चुनिटी में। तो इन्वेस्टर भी वेट करेगा कि कब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएगी। सो ये टाइम अच्छा है पुणे के लिए बहुत, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर पे फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर्स आर वेटिंग, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आई तो इन्वेस्टर को आप दिला सकते हैं, इन्वेस्टर ले ले। एंड यूजर को और कुछ नहीं करना है, एंड यूजर को सिर्फ भरोसा दिलाना है कि डोंट वरी, ऑल इज वेल, राइट, गो एंड टेक द डिसीजन। बिकॉज ये मैं बताना चाहूंगा आपके सब व्यूअर्स को दैट हिस्टोरिकली मैंने अपने साथ भी देखा है, अपने कोलीग्स के साथ भी देखा है, और डे 1 से मैं इस पे बिलीव ही करता हूँ। द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट ऑलवेज इज टुडे। आज ही सही दिन, आज ही सही दिन। बिकॉज 90% जो आपके बायर्स हैं वो लोन पे खरीद रहे हो। अगर उसकी आज एज 28, 29, 30 की है और वो किसी वजह से, इकोनॉमिक सिनेरियोज की वजह से या फियर की वजह से, अगर वो अपने डिसीजन को 5 साल डिले कर देता है तो उसको शायद होम लोन सिर्फ 15 साल का ही मिलेगा और उसका ईएमआई बहुत ज्यादा। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर आपकी नौकरी 25 में अच्छी है और आपका सैलरी अच्छी है, द टाइम इज नाउ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ईएमआई, अगर आपकी 27 में अच्छी है तो टाइम इज नाउ, बाय इट नाउ। 30 में अच्छी है तो बाय इट नाउ। जहां आप 30s के ऊपर जाना शुरू हुए, आपका जो पूरा साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जिंदगी का, वो सब बिगड़ जाएगा। लॉजिकली 27 to 30 में आप प्रॉपर्टी अपनी खरीदिए रहने वाली, बाय अराउंड 20 साल का लोन लीजिए, तो आप 47, हिस्टोरिकली लोग जल्दी खत्म कर देते हैं लोन को, 15 में ही खत्म कर देते हैं, तो आप लिटरली 42 में लोन खत्म कर चुके होंगे। 42 से लेके 52 तक, 55 तक, जब तक भी वर्किंग एज है, प्राइवेट सेक्टर में 50 के ऊपर निकालना बहुत आसान नहीं है। वो एज में आप अपने लिए सेविंग्स कीजिए अपनी रिटायरमेंट की। तो घर आपके सर पे हो गया, आपकी सेविंग्स हो गई, अब आप कंफर्टेबली रिटायर हो सकते। जहां आपने डिले किया, पहला घर आपने लेट लिया, आपका सारा प्रोसेस लेट होता है, एंड यू गेट इनटू दैट विश, एंड आपका कभी भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पाती है। मैंने अपने पहले 12 साल में जितनी भी कंपनियों में काम किया, उनमें एक जो कोर चीज थी वो फाइनेंशियल प्लानिंग थी, जिसने मुझे पर्सनल लाइक हेल्प किया, और वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल whom we met in when we came into real estate. तो मेरा सजेशन यही है, द टाइम इज नाउ। आई एग्री कि फेयर होगा, आई एग्री कि मार्केट्स चेंज होंगे, आई एग्री कि सिचुएशंस बदलेंगी। एक गलत फहमी जरूर मैं दूर करा देता हूँ, अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज, अगर चीजें खराब गई आने वाले 4 सालों में, तो इस बात की तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, रियल एस्टेट की प्राइस गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। हाँ, स्टैग्नेट हो सकती है, स्टैग्नेट भी एक तरीके की गिरावट ही होती है, लेकिन गिरेगी नहीं। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि भाई अभी थोड़ा मार्केट अगर रिसेसिव हुआ, अगर हुआ, अभी तो अच्छा चल रहा है, अगर हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियोज, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई आपको 20% लोअर प्राइस पे दे देगा प्रॉपर्टी, नहीं दे। सिर्फ होने क्या वाला है, नया कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, डिमांड उतनी ही रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और 4 साल के बाद डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बिल्कुल नहीं होगी, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज व्हाट हैपेंस। रजत जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पार्टिंग थॉट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? पार्टिंग थॉट्स, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आपके 3 प्रकार के व्यूअर्स हैं। सबसे पहले जो बायर्स हैं, उनके लिए आई देम द टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इज नाउ, और वरी अबाउट सिचुएशंस। आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, हमेशा प्रॉपर्टी लेने के बाद भी एक एग्जिट रूट होता है,
वो एग्जिट रूट को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपके जो फाइनेंसेस हैं आगे डिसमेंटल हो जाए। तो देयर इज ऑलवेज एन एग्जिट रूट, गो एंड विद इट, टेक द डिसीजन। 99% कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप स्मूथली पूरी प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में बन जाएगी। अगर कोई चैलेंज आया तो एग्जिट रूट लाइफ में हर चीज का होता है, प्लान भी हर चीज का होता है। तो बायर्स के लिए तो मैं ये बोलूँ। दूसरा मैं बायर्स को बोलूंगा हमेशा रियलिटीज के साथ ही जाइए, बिकॉज रियलिटीज ही आपको सपोर्ट कर पाएंगे टिल दी टाइम दी प्रॉपर्टी गेट्स इनटू योर हैंड्स। तो हमेशा रियलिटीज के साथ जाइए। जो दूसरे आपके व्यूअर्स हैं वो कम्युनिटी के व्यूअर्स हैं जो कि रियल्टर्स, तो रियल्टर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी नीड बहुत ही अच्छे से समझिए और नीड के हिसाब से आप उनको प्रॉपर्टी दीजिए ताकि वो आपसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज आने वाले टाइम्स में खरीदे। सो एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए और एनी बायर, किसी भी बायर का ये प्रॉपर्टी बाइंग परचेज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिलाइटफुल होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिल्कुल राइट, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन दे आर टेकिंग। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारे डेवलपर्स की, जो ऑब्वियसली हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो डेवलपर्स को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने किसी भी लैंड पे प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, एक ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिए, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जरूर निकाल लीजिए। बिकॉज कई बार मार्केट में क्या चल रहा है हम अपने आसपास पीयर्स से डिस्कस करके या हर कोई क्या बना रहा है वो देख के हम लोग कंस्ट्रक्शन में घुस जाते हैं। रियलिटी वो नहीं है। आपको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है डिप टेस्ट करना कि जिस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है उस लोकेशन का बायर कौन है, उस लोकेशन के बायर की इनकम कितनी है, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, तभी आपका प्रोडक्ट फास्ट मूव करे। नंबर 2, आज की तारीख में कोई और मीडियम आपको हेल्प नहीं करने वाला है स्पीडी सेल्स के लिए। एक ही मीडियम हेल्प करने वाला है और वो है आपके चैनल पार्टनर्स एंड रियल्टर्स। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि चैनल पार्टनर्स और रियल्टर्स के साथ आप हैंड इन हैंड एज वन, राइट, दो भी नहीं, एज वन, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वही आपके चैनल पार्टनर्स कम्युनिकेट करें। जिस टाइप का क्लाइंट आपको चाहिए वही आपके चैनल पार्टनर्स आप तक लेके आए। जिस क्लाइंट को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए उसी क्लाइंट को लेके आए। आपको चैनल पार्टनर्स के साथ बेसिकली इंगेज करना पड़ेगा, राइट, आपको उनके साथ रिलेट करना पड़ेगा ताकि वो आपकी फील्ड फोर्स बन जाए। जैसा हर इंडस्ट्री में यही होता है। आज एफएमसीजी में यही होता है ना, एफएमसीजी में अपने डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी यही होता है, आपके व्हाइट गुड्स में भी यही होता है। ये तो एयर इंडस्ट्री है जहाँ खुद हम बेच बाहर निकल रहे हैं डेवलपर्स, राइट। बट अब चेंज हो गया है एनवायरमेंट। अब फॉर्चुनेटली पूना में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया है, पहले नहीं था, आज से 15 साल पहले नहीं था। आज एक लेजिटिमेट बढ़िया एजुकेटेड रेरा लाइसेंस्ड एक आपका नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप में वो स्किल है तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को आप अपने साथ जोड़ लीजिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली आएगा। रेस्ट, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। आप बहुत ही अमेजिंग, यू डूइंग समथिंग अमेजिंग। मैं आपके सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलता है इससे। हमारी फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत अच्छा है, बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड लिटरली जिसे कहते हैं ना, वी लुक अप टू यू। एंड मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो मज़ा शेयरिंग में है बिल्कुल सेटअप चीज़ में नहीं है। एंड ये फ्लैट भी आपका शेयर करने के लिए तो मैंने भी अपना बकेट लिस्ट में बनाया हुआ है कि आज ही तो पहले एक चैनल जरूर शुरू करूंगा और आपको जरूर बुलाओ जो चैनल में कोई कस्ट। It will be a pleasure. I really want to do that. And thank you so much for inviting. Sure, Rajesh ji, it was a pleasure. I am sure हमारे जो viewers हैं, they'll take a lot of inputs from your talks. You have walked the walk. After serving in corporate background, you got into this line और आपने इतना successfully अपना करियर बनाया है और अपनी कंपनी का नाम बनाया है। So I'm sure बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे और इस पॉडकास्ट को they'll see that इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। एक भी चीज़ अगर उन्होंने उठा ली तो ये पॉडकास्ट का बनाना सार्थक हो जाएगा। तो एंड अप मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट की बात की, तो मेरा जो एम है ना वो यही है कि अगली बार रियल एस्टेट को भी लोग कॉर्पोरेट बोले। Absolutely. तो इसको एमएनसी की तरह उस पेडिस्टल पे लाए और इसको कंसिडर करें एक बहुत ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री। सो दे आल्सो शुड बी कॉल्ड अ कॉर्पोरेट इन द कमिंग टाइम्स एंड आई एम श्योर Yes. लाइक यू ये डेफिनेटली हो जाएगा।
जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।